डायोड की हम लोग बात कर रहे थे और हमने देखा था कि एक यूनि जंक्शन और बाई टर्मिनल डिवाइस है। बाई टर्मिनल मतलब इसके दो टर्मिनल होते हैं जब इसे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ा जाता है, और यूनि जंक्शन मतलब एक जंक्शन वहां पर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस था, इसके बारे में हमने इसके यूजेस देखे। यूजेस में आपने इसको देखा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, लाइक रेक्टिफायर में हमने इसे देखा, और बाकी के जो यूजेस थे रेक्टिफायर हमने दो तरीके का देखा था। द वन वाज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड द अदर वन वाज फुल वेव रेक्टिफायर। और भी डायोड के बहुत सारे यहाँ पे यूजेस होते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में से आप पढ़ें, थ्योरेटिकल टॉपिक होगा, और एक एक दो लाइंस के वहाँ पे क्वेश्चंस डेफिनेशन बेस्ड वहाँ पे बन सकते हैं, और कुछ में खास बात है नहीं। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस अगला जो आता है, ट्रांजिस्टर। बहुत बार हमने इसका नाम सुना है, तो हेडिंग आप लिखेंगे ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट अ 3 टर्मिनल बाई जंक्शनल डिवाइस। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि 3 टर्मिनल और बाई जंक्शनल डिवाइस होगा, यानी कि यहां पे 3 तो होंगे टर्मिनल और 2 होंगे यहां पे जंक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए 2 पी टाइप के ट्रांजिस्टर, 2 पी टाइप के सेमीकंडक्टर सॉरी, और एक एन टाइप, या फिर 2 एन टाइप और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो काम में लिया जाता है। क्लियर? किस तरीके से बनाया जाएगा, वही सेम डिफ्यूजन की प्रोसेस की जाती है जो कि आपने डायोड में देखी थी, और सेम प्रोसेस लगभग वहां पे जो हमने देखी थी वही यहाँ पे रिपीट होगी, तो उसको हम ज्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो 3 टर्मिनल्स हमने लिखे हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए 3 टर्मिनल जो होते हैं उनमें से पहला टर्मिनल होता है आपके पास इमीटर, दूसरा टर्मिनल होगा बेस, और थर्ड टर्मिनल इज नोन एज कलेक्टर। इज इट क्लियर? 3 टर्मिनल है, नाम इनके ध्यान रखिएगा, इमीटर, बेस और कलेक्टर। इसे ई से डिनोट किया जाएगा कैपिटल, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी एंड दिस कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इट स्टैंड्स फॉर कलेक्टर। नाउ या तो 2 पी टाइप के हम जो है सेमीकंडक्टर लेंगे और एक एन टाइप का लेंगे। तो पहले इसके कंस्ट्रक्शन को हम एक बार देखें किस तरीके का ये होगा। कुछ इस तरीके का हमको इसका मोटा मोटा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें भी फिर से देखने वाली बात क्या है कि मान लीजिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहां पे भी पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो बीच वाला जो होगा इट विल बी ऑफ एन टाइप। इसी तरीके से दूसरा जो स्ट्रक्चर इसका हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, देखें, इट कैन बी पॉसिबल इन दिस फॉलोइंग वे ऑल्सो। This is, let's say, of n type, so this will be again n type and this will be of p type layer। 3 यहां पे हमने टर्मिनल्स बोले हैं, ये वो 3 टर्मिनल है। ये जो आपको 3 अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इन 3 टर्मिनल्स को डिनोट कर रहे हैं। दिस स्टैंड्स फॉर इमीटर, द लेफ्ट मोस्ट पोर्शन जो है वो इमीटर है, ये पोर्शन कहलाता है बेस, और ये होगा कलेक्टर। इसी तरीके से यहां पर भी सेम यहां पे प्रोसेस रहेगा, EBC, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। नाउ कुछ खास बातें जो इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। द फर्स्ट वन इज साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि किसकी साइज सबसे ज्यादा होगी, किसकी साइज सबसे कम होगी, तो अगर हम साइज की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है बेस सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है इमीटर,
और सबसे बड़ा होगा कलेक्टर। ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद में हम बात करें अगर डोपिंग के लेवल की, तो डोपिंग का लेवल क्या होता है? सबसे पहले डोपिंग हमने देखा था, देखिए कि जो इंप्योरिटी हमने ऐड की थी प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, जिसकी की कंडक्टिविटी बहुत कम थी, उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ताकि डिफरेंट यूज में हम उसको ले सकें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने देखा था, तो हमने कहा था कि साहब उसमें इंप्योरिटी कंट्रोल्ड मैनर में इंप्योरिटी ऐड कर दीजिए, वेदर इट इज ऑफ जो है पेंटावेलेंट भी हो सकती है और ट्राइवेलेंट भी हो सकती है। तो अगर हम बात करें किस पॉइंट ऑफ व्यू से, डोपिंग लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां देखें इट विल बी लाइक डोपिंग आपके इमीटर में सबसे ज्यादा की जाती है, उससे कम कलेक्टर में की जाएगी और सबसे कम डोपिंग की जाती है बेस में। इन दो चीजों को आपको ध्यान रखना है कि साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा, और डोपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा डोपिंग कहां पर की जाएगी, इमीटर में, और सबसे कम डोपिंग कहां पे की जाएगी, बेस में की जाएगी। अब हम ट्रांजिस्टर के रिप्रेजेंटेशन को एक बार देख ले सर्किट में। सर्किट रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर इस तरीके से डिनोट किया जाता है, तो आप देख सकते हैं यहां पे 3 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां से देखें जिस टर्मिनल से दोनों दूसरे टर्मिनल आपस में इस तरीके से कॉमनली कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड बेस। ये मैं 2 क्यों बना रहा हूं, 2 डायग्राम क्यों बना रहे हैं, ये भी आपको पता लगेगा कुछ देर बाद। जिस साइड पर ये एरो लगा हुआ है दिस इज कॉल्ड एमीटर, और जो बची हुई साइड है इट विल बी नोन एज कलेक्टर। तो ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ट्रांजिस्टर का। ये मोटी मोटी बात हुई है किसी ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर जो होंगे एक 3 टर्मिनल बाई जंक्शनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल होंगे। 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर होते हैं। साइज कलेक्टर की सबसे ज्यादा होती है, बेस सबसे छोटा होता है, यहाँ पे हमने बीच में बनाया हुआ है सबसे छोटा, आपको दिख भी रहा होगा। डोपिंग सबसे ज्यादा इमीटर में की जाती है, बेस में सबसे कम की जाती है, कलेक्टर में मॉडरेट डोपिंग यहाँ पे होगी। अब हम और इसके डेप्थ में जाने के लिए हमें वर्किंग को समझना होगा कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग किस तरीके से होती होगी। उसे समझने के पहले एक छोटी सी चीज जो और हमें ध्यान रखनी है, फॉर वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर जो बायसिंग की जाती है ट्रांजिस्टर की, जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे 2 टाइप की आप कॉन्फ़िगरेशन काम में ले सकते हैं जो जनरली काम में ली जाती है, कॉमन बेस और कॉमन इमीटर। हमारे पास में एक कॉमन कलेक्टर भी होता है, लेकिन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कॉमन इमीटर की। तो 3 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में ओवरऑल। फर्स्ट वी हैव कॉमन बेस, the second one we have common emitter, and last but not the least common collector. ये 3 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में है। एक चीज जो हमें और ध्यान रखनी है, ये किस तरीके से जोड़े जाते हैं, किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब वर्किंग के ऊपर आएंगे उसके बाद में। फिलहाल आपको एक चीज और जो छोटी सी ध्यान रखनी है वो ये कि फॉर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर इमीटर बेस्ड जंक्शन जो है दैट मस्ट बी एट फॉरवर्ड बायसिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देखिएगा।
इट मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड। और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है ये होना चाहिए आपके पास हमेशा रिवर्स बायस। यानी कि इमीटर बेस जंक्शन होगा फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो हमेशा आपको काम में लेना है रिवर्स बायस्ड। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये ओवरऑल ट्रांजिस्टर के बारे में मेन चीजें हम जो है बोर्ड पे नोट डाउन हम कर चुके हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आएंगे वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पे, यानी कि जब किसी भी ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो जो कंडक्शन की प्रोसेस होती है वो एक्चुअल में किस तरीके से होती होगी, उसके बारे में अब हम यहां पर कुछ बात करेंगे। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एनपीएन के लिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले एक डायग्राम हम बना दें। देखिए यहां पे हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, यहां पे भी हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है और बीच में हमने इसे कनेक्ट किया है पी टाइप सेमीकंडक्टर से। क्लियर? दिस विल बी कॉल्ड एज emitter, this will be known as base and this is obviously collector। बेस की जो साइज है वो सबसे छोटी हमने रखी है, इमीटर उससे थोड़ा सा बड़ा है और कलेक्टर जो है वो सबसे बड़ा है। हो सकता है आपको ये दोनों लगभग सेम से लग रहे हो, तो इसको हम चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखें कि इमीटर जो है बेस से थोड़ा सा बड़ा हमें यहाँ पे दिखे। क्लियर? नाउ हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में कि होगा क्या, आपको हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड करनी होगी फॉर द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो फॉरवर्ड बायसिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, एक बार फिर से हम थोड़ा सा अगर रिकॉल करना चाहें तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, उनके कनेक्शन इस तरीके से होने चाहिए कि पी टाइप मस्ट बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन टाइप जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, इससे मैं नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूं और पी टाइप को ये मैंने कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान से लगाएं। तो इमीटर बेस जंक्शन जो हमने लगाया है ये आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस है और फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन टाइप जो है वो नेगेटिव से यहाँ पे कनेक्टेड है। इसी तरीके से बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस पे होना चाहिए। दिस इज ईबी जंक्शन। फिर हम चलते हैं रिवर्स बायसिंग। What we have base collector junction must be at reverse biased. That is, P-type semiconductor must be connected to negative terminal of the battery और ये होना चाहिए आपके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। तो P-type को आप क्या कर दीजिएगा, नेगेटिव से कनेक्ट कर दें और एन टाइप को जो है आप पॉजिटिव से यहाँ पे कनेक्ट कर दें। तो इस तरीके से ये सर्किट जो हम हैं पूरी तरीके से इसको बना चुके हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं, सब्सटेंस के अंदर की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहे होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो आपके पास रहेंगे होल्स। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। एक चीज जो हम ध्यान रखेंगे, डायोड में हमने रिप्रेजेंट किया था, वो हमने बहुत ही स्पेशली उसके बारे में बात भी की थी, और हमने कहा था कि एक स्टेबल चार्जेस, स्टेबल आयंस यहाँ पे होते हैं जिनका काम मूव करना नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट पे रहेंगे, हमेशा मूव नहीं करेंगे, जो कि इम्प्योरिटी आपने ऐड की थी उसकी वजह से वहां पे जनरेट हुए थे। तो एन टाइप के लिए जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन्हें मैं यहाँ पे बना देता हूं। Here we have electrons, the majority charge carriers. For N-type semiconductor. इसी तरीके से कलेक्टर भी आपका एन टाइप का है, तो यहां पे भी हम इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। डोपिंग यहां पे कम की जाएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एमिटर। और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में हमारे पास में होल्स यहां पे होंगे, जो कि डोपिंग हमने की है। तो यहां पे लिख दें, सर्कल जो है एक स्मॉल सा ये होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। इज दैट क्लियर? फिर मैं बता दूं, यहां पे जो स्टेबल जो चार्जेस होते हैं, जो कि रेस्ट पे होते हैं हमेशा, उनको मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि बहुत फिर कंफ्यूजन हो जाएगा और कचरा से यहाँ डायग्राम में हो जाएगा, वर्किंग हम नहीं समझ पाएंगे। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि नंबर्स कुछ मान लेता हूँ कि लेट्स से कि जो इमीटर है इसकी डोपिंग क्योंकि हमने सबसे हाई की है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। क्लियर है? एमीटर का काम क्या होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। यहां पर एक चीज और हम उसके पहले देख ले, वर्किंग पर जाने से पहले, बाय जंक्शनल डिवाइस हमने ट्रांजिस्टर को बोला था, तो वो बाय जंक्शन कौन से हैं? ये एक जंक्शन तो ये यहां पर है और दूसरा जंक्शन यहां पर है। तो देखिए हुआ क्या, यहां पर एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी और दूसरी डिप्लीशन लेयर जो है वो यहां पर फॉर्म होगी। एक डिप्लीशन लेयर आपकी बनी है इमीटर बेस के बीच में और दूसरी डिप्लीशन लेयर आपकी बनी है बेस कलेक्टर के बीच में। इज दैट क्लियर? डिप्लीशन लेयर कैसे बनी? वर्किंग सेम होगी डायोड की तरह। डिप्लीशन लेयर की फंक्शनिंग क्या है? वर्किंग सेम होगी डायोड की तरह। डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कब कम ज्यादा होगी? वो बेस्ड होगा जो पूरी प्रोसेस है सेम टू सेम डायोड की तरह। तो कुल मिलाकर डिप्लीशन लेयर के बारे में हम ज्यादा डेप्थ में बात अब नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इतना देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप का ट्रांजिस्टर है, इमीटर बेस जंक्शन आपने फॉरवर्ड बायस पे लिया हुआ है, और जब फॉरवर्ड बायस होता है तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो कम हो जाती है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो इजीली कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इमीटर बेस जंक्शन के बीच की जो डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो width of this depletion layer will be decreased because this is at forward bias। ये फॉरवर्ड बायस पे, यानी कि इमीटर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके और पी टाइप के सेमीकंडक्टर यानी कि बी की तरफ इजीली जा सकते हैं, जहां की डोपिंग सबसे मिनिमम है और लेट्स से 5 होल्स हैं यहां पे।
तो जैसे ही ये 100 इलेक्ट्रॉन्स को बेस की तरफ भेजेगा, इन 100 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स इन 5 होल से कंबाइन हो जाएंगे, जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। बचे हुए रहेंगे 95 इलेक्ट्रॉन्स विच आर स्टिल प्रेजेंटेड इन द बेस। अब देखिएगा बेस में क्या हुआ है, इतनी वर्किंग होने के बाद में 100 - 5 यानी कि 95 इलेक्ट्रॉन, 95 इलेक्ट्रॉन्स अब भी बचे हुए हैं। साथ ही बेस कलेक्टर जंक्शन जो है, बेस कलेक्टर जंक्शन आप देख सकते हैं, इसको हमने कौन सी बायसिंग दी है, इसको हमने रिवर्स बायसिंग दी है। बेस कलेक्टर जंक्शन इज गिवन रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग की केस में क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करें। हमने कहा था रिवर्स बायसिंग के केस में कंडक्शन तो होता है, लेकिन ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वहां पे कंडक्शन होता है। रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज जब हो जाएगी तो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाने देगा, उनका रेजिस्ट करेगा, उनको अपोज करेगा फ्लो करने के लिए। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे इजीली जा सकते हैं। अब आप देखें कि बेस में कौन अवेलेबल है, अभी 95 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बेस कौन से टाइप का है, पी टाइप का है। यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी के लिए कौन होने चाहिए थे, होल्स होने चाहिए थे, लेकिन जी नहीं, यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं। अब आप देखें कि पी टाइप में अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, यानी कि मुझे ये बोलना होगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो ज्यादा हैं। इस चीज में कंफ्यूज ना हो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब ये नहीं होता है कौन सा चार्ज कम है, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब ये नहीं होता है कि कौन सा चार्ज ज्यादा है। इट डिपेंड्स वेदर the semiconductor is of p type और n type। p टाइप के लिए हमेशा मेजॉरिटी होल्स होंगे, p टाइप के लिए हमेशा माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ज्यादा हो कोई भी कम हो। इसी तरीके से n टाइप के सेमीकंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, और m टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए होल्स जो होंगे वो हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर जो बेस है वहां पे 95 इलेक्ट्रॉन, दिस जस्ट फॉर द एग्जांपल जिससे कि आप समझ सकें, 95 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। और बायसिंग जो आपने की है ये आपने रिवर्स बायसिंग की है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ बढ़ जाती है, उस बढ़ने की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते। तो अब क्या होगा, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस तरफ भेज दिए जाएंगे और फ्लो ऑफ चार्जेस कैन बी कंटिन्यूअस। अब थोड़ा सा और इसको डेप्थ में हम चलें तो आप पाएंगे कि एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, जो कि इमीटर है, इमीटर का काम ही इमिट करना है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, वर्किंग कंटिन्यूअस रहे, वर्किंग जो है वो कॉन्टिन्यूअसली बनी रहे। इसके लिए क्या है कि यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली जनरेट भी हो रहे हो। जी हाँ, जनरेट हो रहे हैं। बैटरी से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का पाथ जब इस तरीके से होगा तो करंट यहां पे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और इसे ही कहते हैं IE, दैट इज इमीटर करंट। क्लियर? नाउ ये बात हुई इमीटर करंट की। उसके बाद हम देखें यहां करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। फिर हम चलते हैं, यहां पर होल्स कम हो रहे हैं, होल्स की यहां पे क्या आ रही है, कमी आ रही है। और होल्स की कमी आ रही है यानी कि होल्स आपको क्रिएट करने हैं। होल्स क्रिएट करने हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आएंगे, इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, और करंट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज कॉल्ड IB। IB is base current। Is it clear? Now finally हम कैपेसिटर इस पे कलेक्टर की बात करें तो एन टाइप है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन्स क्या करने होंगे, कम करने होंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको कम करने होंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस प्लस की वजह से अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स अगर अंदर की तरफ आएंगे तो करंट विल बी गो in this direction. This is called IC, collector current। इस पॉइंट को वो बोल दीजिए। तो अगर हम KCL अप्लाई करें पॉइंट O पे बाय KCL, किरचॉफ करंट लॉ,
तो आप देखेंगे कि IE विल बी इक्वल्स टू IB प्लस IC, यानी कि इमीटर करंट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। एक सिंबल हमने भी कुछ देर पहले बनाया था, आपको अगर ध्यान हो, जो कि ट्रांजिस्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ड्रॉ किया था। इसके बारे में मैं दोबारा यहां पे बात करना चाहूंगा। एक में हमने एरो लगाया था बाहर की तरफ, और जो दूसरा हमने सिंबल बनाया था, बाकी सब कुछ सेम था, एरो का डायरेक्शन बस हमने चेंज किया था। इसके लिए 3 बातें जो मैं आपको पहले बता चुका था, वो ये कि ये बेस होगा जो दोनों से कनेक्टेड है, चाहे किसी भी टाइप का ट्रांजिस्टर हो। जिस पे एरो लगा हुआ है इट विल डिनोट इमीटर, और बचा हुआ होगा कलेक्टर। लेकिन इससे ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ये तो आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रांजिस्टर है, ये भी आपको पता लग जाएगा कि कौन इमीटर है, कौन कलेक्टर है, कौन बेस है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा है कि कौन NPN ट्रांजिस्टर है और कौन PNP ट्रांजिस्टर है। वो आपको यहां से पता लगेगा। देखिए करंट जो है, इमीटर करंट IE, वो इमीटर के बाहर जा रही है या अंदर आ रही है। यहां अगर आप देखेंगे तो इमीटर से करंट बाहर निकल रहा है, और बाहर निकल रहा है दैट इज ये वाला साइन, और ये वाला जो साइन है इट विल डिनोट NPN ट्रांजिस्टर। तो बचा हुआ जो होगा दूसरा, वो कौन सा हो जाएगा, PNP। इस PNP ट्रांजिस्टर की वर्किंग को भी आप सेम टू सेम इस मैनर में समझ सकते हैं। डायग्राम आप लोग बनाइएगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्जेस को समझिएगा, बैटरीज को जोड़िएगा। बैटरीज को जोड़ते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि इमीटर बेस जंक्शन हमेशा आपको रखना है फॉरवर्ड बायसिंग में, और बेस कलेक्टर जंक्शन हमेशा आपको रखना है रिवर्स बायसिंग में। तो जब आप सब कुछ सर्किट कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप देखेंगे कि PNP ट्रांजिस्टर के लिए जो करंट है वो इमीटर के अंदर जा रहा होगा, और इमीटर के जब भी अंदर करंट जाएगा तो इट विल शो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, दैट इज PNP ट्रांजिस्टर। इज इट क्लियर? नोट करें इसे। इज इट क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस की हमने बात की थी, उनको एक बार डायग्राम की हेल्प से समझ लें, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से किसी भी चीज़ को समझना काफ़ी हद तक ज़्यादा आसान होता है। तीन कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास। द फर्स्ट इज कॉमन बेस, द सेकंड वन वी हैव इज कॉमन इमीटर, एंड द थर्ड वन इज कॉमन कलेक्टर। करना कुछ नहीं है, देखें बस इतनी सी बात समझिए, जो कॉमन है उससे ग्राउंड आपको करना है। दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। दैट्स ऑल व्हाट वी नीड टू डू। यहां पे जो होगा देखिए, इनपुट और आउटपुट इन टर्मिनल्स के बीच में दिया जाएगा। हियर वी हैव इनपुट एंड हियर वी हैव आउटपुट। इसी तरीके से अगर कॉमन इमीटर की बात करें, फिर से माइनर सा चेंज आएगा। यहां पे इनपुट दिया जाएगा और यहां आपको आउटपुट लेना है, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कहलाएगा आपके पास में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉमन कलेक्टर की, बेसिक टर्मिनोलॉजी सेम रहेगी, बेसिक फंडा विल बी स्टिल रिमेन सेम। दिस विल बी बेस, दिस इज वी हैव इमीटर एंड हियर वी हैव कलेक्टर।
तो यहां पे आप इनपुट देंगे और यहां कहीं आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशन है और अलग अलग जगह पर अलग अलग यूजेस हम इसके जब पढ़ते हैं उस टाइम पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन हमें काम में लेना है और कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन हमें काम में नहीं लेना है। इज दैट क्लियर? नोट करें। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। इसमें भी हम जो बात कर रहे हैं हम बात करेंगे यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। तो हम क्या करें यहाँ पे, सबसे पहले देखिए कॉमन बेस के लिए एक बिल्कुल बेसिक सा डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे आप इनपुट देंगे और यहां जो टर्मिनल पे हम वोल्टेज मेजर करेंगे इट विल बी डिनोटेड बाय VEB, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमिटर एंड बेस। यहां आप लिख सकते हैं VCB, यानी कि पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। यहां पे आपको आउटपुट मिलेगा। इस तरीके से ये सर्किट को, इनपुट सिग्नल को जो है एम्पलीफाई कर देता है। सर्किट का काम ही एम्पलीफाई करना है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्पलीफायर सर्किट। नाउ कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है, जो डेफिनेशंस हमें यहाँ पे देखनी है, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। द फर्स्ट वन इज डीसी करंट गेन। देखिए डीसी करंट गेन क्या होता है। डीसी करंट गेन इज नथिंग बट द रेशो ऑफ कैपेसिटर करंट टू द एमीटर करंट, यही कहलाता है आपके पास में डीसी करंट गेन, और इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो अल्फा विल इक्वल टू IC अपॉन IE। इज दैट क्लियर? दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे जो आपके पास में आती है, जहां से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इट इज AC करंट गेन। It is denoted by alpha AC, and it can be represented by delta IC upon delta IE. It is nothing but the change in capacitor current to the change in emitter current, यानी कि ratio of change in capacitor current to the change in emitter current जो है वही आपका डिनोट करता है अल्फा AC को। इन दोनों को नोट करें। फिर एक छोटी सी डेफिनेशन और आपके पास में आती है, दैट इज वोल्टेज गेन। अब देखिए हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है। इज दैट क्लियर? तो जब वोल्टेज गेन की बात आती है, करंट गेन हमारे पास में है, इसको आप जस्ट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वोल्टेज गेन कैन बी डिनोटेड बाय नथिंग बट द अल्फा R। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप देखें कि R इज इक्वल टू नथिंग बट द रेजिस्टेंस, और इसको जब आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी विल गेट
potential gain, voltage gain it is. now इसके बाद में ये बात हुई आपके पास में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। इसके बाद में एक और कॉन्फ़िगरेशन जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है, दैट इज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी फिर से हमें यही सब डीसी करंट गेन, एसी करंट गेन, इन सब की स्टडी हमें करनी होगी। तो उस पर चलते हैं। Here we have this kind of circuit। यहाँ पे कुछ चीजें देखें जैसे VBB, ये बैटरी, VCC। VBB वो बैटरी है जो कि इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड कराएगी। इसी तरीके से VCC वो बैटरी है जो कि बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी। क्लियर? आगे की तरफ हम मूव करें यहाँ पे तो आप देखेंगे कि कुछ और भी एडिशनल चीज़ें आप सर्किट में ऐड कर सकते हैं, जैसे VBE पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। हियर वी हैव VCE। और भी बहुत सारी चीज़ें से आप यहाँ पे एमीटर लगा सकते हैं करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए। वोल्टमीटर आपने यहाँ पे लगा ही दिया है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सभी सर्किट्स में कॉमन सी चलेंगी। देन इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे डीसी करंट गेन। फर्स्ट डेफिनेशन है जिसे कि बीटा से यहाँ पे डिनोट किया जाएगा। और डीसी करंट गेन कुछ नहीं होता है, डीसी करंट गेन इज ओनली IC अपॉन IB, यानी कि कैपेसिटर करंट और बेस करंट का रेशो ही होता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए AC करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पे आपको मिलेगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। क्लियर? ये दो रिलेशन करने के बाद में अब हम आ पहुंचे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन की तरफ, यानी कि रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा क्या है उसको एक बार ध्यान रखिएगा। अल्फा है आपके पास में करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और बीटा है करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो हेडिंग यहाँ पे लिख दीजिए रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिलेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू IC अपॉन IE एंड बीटा इज इक्वल्स टू IC अपॉन IB एंड वी हैव IE is equals to IB plus IC। Is that clear? इस इक्वेशन को मैं IC से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग by IC. What we get? We will have IE upon IC is equals to IB upon IC plus IC upon IC. So here we have IE upon IC is equal to IB upon IC plus 1. आप देख सकते हैं IE upon IC it can be written as 1 upon alpha. IB upon IC it can be written as 1 upon beta plus
1 it can be written as. So now 1 upon alpha will be equals to 1 plus beta upon beta, and the alpha can further written as beta upon 1 plus beta. Is that clear? So it is the star relation which will be used for so many times. बहुत जगह ये जो रिलेशन है वो आपके काम में आएगा. किस तरीके से रिलेशन काम में आएगा एक बार हम उसको भी अगर देखें तो देखिए क्वेश्चन इसके लिए हमें लिखना होगा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा. ये रिलेशन है जो हमने अभी डिराइव किया. ओके, क्वेश्चन एक हम इस पर बेस्ड नोट करें. पीएनपी ट्रांजिस्टर a transistor used in, क्वेश्चन नोट करेंगे. Common emitter configuration and a potential difference used. Is 1.5 volt, while the collector resistance is 3 kilo ohm. Then find out the first part which you have to find is emitter current, and the second part you have to determine that DC gain is 50, so find base current. And you are given DC gain is equals to 50. So आप देखिए कॉमन इमीटर सबसे पहले तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काम में ली गई है, यानी कि सेकंड नंबर पर हमने स्टडी किया था. और उसके लिए जो DC गेन होता है बीटा, ये दिया जाता है IC अपॉन IB से. इज दैट क्लियर? तो यानी कि IC अपॉन IB आपको सीधा सीधा कितना दिया गया है, 50 आपको दिया गया है. तो यहां से आप देखें IB विल बी इक्वल्स टू बेस करंट विल बी इक्वल्स टू IC अपॉन 50. इज दैट क्लियर? IC अब क्या हमारे पास में है, देखें IC की अगर हम बात करें तो IC हमारे पास में अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हम इसकी वैल्यू को फाइंड जो इजीली कर सकते हैं. किस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, देखें यू आर गिवन VCE इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट. सॉल्यूशन है और साथ ही आपको दिया गया है RC दैट इज 2 किलो ओम, यानी कि 2 × 10⁻³ ओम. तो यहां से आप IC निकाल सकते हैं, दैट विल बी योर कलेक्टर करंट. 1.5 divided by 2 × 10⁻³ So the value you will get is 0.5 × 10⁻³ एम्पियर. इज दैट क्लियर? नाउ अब आपको मिली एम्पियर में आप इसे लिख दीजिए चाहे तो. देन फर्दर आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ IB. तो देखिए IB इज इक्वल टू होगा IC अपॉन 50. IC आप निकाल चुके हैं 0.50, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 0.01 × 10⁻³. यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए. ये IB की वैल्यू हमारे पास में, IC की वैल्यू हमारे पास में, आपको एमीटर करंट भी निकालना है. ये आंसर हो चुका है सेकंड पार्ट का.
फर्स्ट पार्ट जो था, व्हाट वाज द फर्स्ट पार्ट, इज IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, दोनों पार्ट्स को ऐड कर दीजिए, यू विल हैव 0.51, इट इज IE. Is that clear? Please note it down. ना उसके बाद बात करेंगे ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की. ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स. जब भी हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की, दो टाइप की ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में. द फर्स्ट वन इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकंड वन इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. मीटर कॉन्फ़िगरेशन को हम उठा रहे हैं, सबसे पहले ध्यान रखिए कि यही हमारे काम में आने वाला है. यहां पे कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन है. इसके लिए अगर हम देखें, एक सर्किट डायग्राम हम यहां पे ड्रॉ कर दें सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद ही हम आगे का काम यहां पे कर पाएंगे. टर्मिनल्स के नाम दे दे C, B और E. E को तो हमें जो है ग्राउंड कर देना है, नो डाउट अबाउट इट. यहाँ पे हमें कुछ कनेक्शंस करने होंगे. कनेक्शंस किस तरीके से किए जाते हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. यहाँ पे आपको इनपुट देना होगा, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा. देन आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे एक बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट के लिए. इट विल बी VBE, इट विल बी VCE. और करंट के लिए आप यहाँ पे एमीटर लगा सकते हैं, यहाँ पे आप एमीटर लगा सकते हैं. पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए आपने ऑलरेडी जो है यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया है. सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की. देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस बात को डिनोट करते हैं. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हर बार बने जाएंगे इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में. कहने का मतलब है प्लॉट बिटवीन VBE and IB, keeping the output voltage constant. That is VCE. यानी कि VCE को आपको कांस्टेंट रखना है, और VCE को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंट वैल्यूज फॉर VBE के लिए IB हमें कैलकुलेट करना है. जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड some curves like this. ओके, तो ये अलग अलग VCE के लिए आपने VBE और IB के बीच में ग्राफ जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं. इसके बाद में हम बात करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो इट विल बी नथिंग बट द प्लॉट बिटवीन VCE and IC, that is output current. यहां पे आप ध्यान रखें कीपिंग इनपुट करंट कांस्टेंट.
यानी कि आई बी आपको अब की बार में कांस्टेंट रखना है। इसे जब आप कांस्टेंट रखेंगे तो यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। Here we have IC and here we have V. See, these are the different values of IB1, IB2, IB3, IB4, IB5 and so on. तो इस तरीके से आपको ग्राफ्स मिलेंगे। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आती है कि आपको ध्यान रखना होगा इस तरीके के कर्व्स यहाँ पे मिल रहे हैं। रीजन बीइंग जब हम लैब में जाके और प्रैक्टिकल्स करते हैं, वैल्यूज हम खुद के हाथों से निकालते हैं, तो हमें पता लगता है कि इनका शेप इस तरीके का क्यों आया। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बात करें हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेहतर यही होगा कि आप इनको ध्यान रखें कि किस तरह का ग्राफ किस कंडीशन में बनता है, ताकि क्वेश्चंस इससे हम सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद में एक डेफिनेशन और होगी यहाँ पे आपके, यहाँ इनपुट रेजिस्टेंस के लिए, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस में काम आएगी ये। R, it will be nothing but VBE divided by IB, यानी कि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच अगर आप रेशो निकालते हैं एट कांस्टेंट VCE, और इसी तरीके से यहां एक आउटपुट रेजिस्टेंस आप ध्यान रखें, आर आई से इसे डिनोट कर दें सिंपली, आर ओ अगर हम लिखें तो इट विल बी VCE डिवाइडेड बाय IC कीपिंग IB कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? ट्रांजिस्टर के जो यूजेस हैं वो हम एक बार शॉर्ट में और देख लेते हैं। यूजेस ऑफ ट्रांजिस्टर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्रांजिस्टर? इसको थोड़ा सा यहां से हम एडजस्टमेंट देख लेंगे। फर्स्ट यूज इज as a amplifier, जो देखा हमने। दूसरा होगा as a switch, और थर्ड यूज है इसका जो जनरली काम में होता है as an oscillator। Is it clear?